हाँ, अब देखना, ये है अपनी चार्ज की स्लाइड। चार्ज सेक्शन 2B में चार्ज दिया हुआ है, चार्ज में लिखा हुआ है एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज। मैंने तुम लोगों को चार्ज का एक फॉर्मेट बताया था, तुम लोगों को ध्यान होगा, शेड्यूल 2 में, सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में चार्ज का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो वो फॉर्मेट, ये है वो फॉर्मेट। सब लोग इसको देख पा रहे हैं स्लाइड को? सब लोग स्लाइड को देख पा रहे हैं? अब देखो, हाँ, अब ये फॉर्मेट दिया हुआ है सीआरपीसी में, फॉर्म नंबर 32। इसमें लिखा हुआ है, देखो, मजिस्ट्रेट जो है वो चार्जेस बोल के लगाता है। पहले मजिस्ट्रेट अपना नाम बोलता है, फिर एक्यूज का नाम बोलता है। ये लिखा हुआ है, आई, नेम ऑफ मजिस्ट्रेट विद डेजिग्नेशन, हेयर बाय चार्ज यू, नेम ऑफ एक्यूज्ड एज फॉलोज, कि आपने स्पेसिफिक डेट को 23 मार्च 2020 को राजवाड़ा में 307 फॉरबिडन एक्ट परफॉर्म किया है। और इंडियन पीनल कोड का 307 जो है, आपके ऊपर इसके चार्ज लगाए जाते हैं। अगर जरूरत लगती है तो वो 307 के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के भी सुना सकता है उस एक्यूज पर्सन को। तो चार्ज, मजिस्ट्रेट अपना नाम बोलेगा, अपना डेजिग्नेशन बोलेगा, एक्यूज का नाम बोलेगा, एक्यूज को उस सेक्शन 307 आईपीसी उस लॉ का नाम बताएगा। अगर उसका कोई नाम है उस 307 का, तो उसका नाम बोलेगा। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर बोल के बताएगा। और अगर चाहे तो 307 के सभी इंग्रेडिएंट्स विद पनिशमेंट वो भी उसको सुना सकता है। चार्ज बोल के लगाएंगे। और इसमें आखिरी वाला देखो, एंड आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन द सेड चार्जेस। मजिस्ट्रेट सिग्नेचर करेगा। ये चार्ज फ्रेम किए जाते हैं इस फॉर्मेट में और इसको फाइल में लगाया जाता है। अगर अब इसमें 307 लगा के लाए हैं, ना 350 लगाई है, ना 351, ना 323 इंटू 100, ना 325, ना 326, अटमोस्ट चार्ज लगाया गया है 307 का, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, मेडिकल रिपोर्ट आई है, उस व्यक्ति को रॉड से मारा गया है 25 टाइम्स सिर पे। तो इस प्रकार के मामले में, सिर पे रॉड्स मारने के मामले में, कोर्ट नॉर्मली ये मानते हैं कि सिर पे चोट की गई है, वो भी लोहे की रॉड से, तो ये मर्डर का ही मामला था। इंटेंशन जो था, फुल ऑफ इंटेंशन था कि वो उसको उसको उसका होमिसाइड कर दे, कल्पेबल होमिसाइड कर दे। लेकिन वो मरा नहीं है, मरा नहीं है, तो ये 307 का चार्ज लगा के ट्रायल स्टार्ट किया जाता है। प्रोसिक्यूशन को इस बात पे कन्विंस करवाना पड़ता है मजिस्ट्रेट को या जज को कि साहब ये 307 का मामला बनता है। अगर वो सेटिस्फाई है तो 307 का मामला उसके अगेंस्ट चलाया जाएगा और 307 के अकॉर्डिंगली ऐसा चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अब यहां देखो, एक बात मैं तुम लोगों को यहां बता देता हूं, चार्जेस लगाना जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन को क्रिएट करने से पहले की स्टेज होती है। बोन ऑफ कंटेंशन में ये कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है फैक्ट इन इशू। तो एक बार चार्ज लगाया जाता है जब, तो चार्ज लगाने के बाद में फैक्ट इन इशू क्रिएट किए जाते हैं। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है और फैक्ट इन इशू कैसे क्रिएट होते हैं, सुनना इस बात को। हम किसी व्यक्ति को कोर्ट पे लेके आई, पुलिस 173 की रिपोर्ट लेके आई। 173 में पुलिस ने मजिस्ट्रेट को कन्विंस किया कि साहब मेडिकल रिपोर्ट ऐसा कहती है सिर पे 25 रॉड मारी गई हैं, ये मामला 326 से ज्यादा बड़ा है, 307 का मामला है, वो व्यक्ति मरा नहीं है, हॉस्पिटलाइज है, कोमा में है और उसकी डेथ नहीं हुई है, इसीलिए 307 लगा के लाए हैं। 308 लगा के नहीं लाए। 308 क्यों नहीं लगाते हैं? 308 क्या है? अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। 308 के चार्ज कभी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि होमिसाइड मर्डर से छोटी चीज है और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड ये भी छोटा ऑफेंस है।
अटेम्प्ट टू मर्डर ये बड़ा चार्ज है ना, तो 307 लगाएंगे, कभी 308 नहीं लगाते। ये ऐसा क्यों है, ये मैं अंत में तुमको जस्टिफाई करूंगा, है ना। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति पे चार्जेस फ्रेम कर दिए और चार्जेस फ्रेम करने के बाद में मजिस्ट्रेट बोन ऑफ कंटेंशन फैक्ट इन इशू क्रिएट करेगा। अब फैक्ट इन इशू कैसे होते हैं, अगर तुम सबको इसको देखना है तो लॉ ऑफ एविडेंस का चैप्टर 2 है, लॉ ऑफ एविडेंस का चैप्टर 2 सेक्शन 5। एविडेंस का सेक्शन 5 में 2 इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं। उसमें जो पहला इलिस्ट्रेशन है वो बताता है कि फैक्ट इन इशू क्या होते हैं। तो अभी अभी मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया 307 का। एक व्यक्ति को 25 रॉड मारी गई है, मेडिकल रिपोर्ट हुई है ना, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, डॉक्टर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ गई है। उसके बेसिस पे चार्जेस लगाने के बाद में फैक्ट इन इशू ये क्रिएट किए जाएंगे। वो क्या है, सुनना। अगर मान लो उस व्यक्ति को रॉड से बीट किया गया है तो ये पहला फैक्ट इन इशू बनाया जाएगा कि क्या जो विक्टिम है उसको उस स्पेसिफिक रॉड से, मेटल रॉड से मारा गया है सिर पे, या ये किसी और चीज के निशान हैं, या ये एक्सीडेंटली हुआ है। तो पहला बोन ऑफ कंटेंशन, पहला फैक्ट इन इशू ये बनाया जाएगा कि क्या ये जो चोटें आई हैं ये उस रॉड से आई हैं, लोहे की रॉड से, जो एक्यूज के द्वारा परफॉर्म किए गए एक्ट से आई हैं। पहला फैक्ट इन इशू। चार्जेस लगा चुके हैं, 30 चार्जेस लगा, 307 के चार्जेस लगा चुके हैं, लेकिन फैक्ट इन इशू क्या बना रहे हैं, फैक्ट इन इशू क्या बना रहे हैं, फैक्ट इन इशू बना रहे हैं ए इज बीटिंग बी विद द रॉड। पहला, क्या ए ने बी को उस लोहे की रॉड से मारा है, क्या इसी रॉड से उसको चोट लगी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्यूज ने उसको पुश किया हो और वो नीचे गिर गया हो, एक मंजिला नीचे, और नीचे एक रॉड लगी थी, उससे उसके सिर पे चोट आई हो। तो पहला बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि क्या एक्यूज के रॉड मारने के कारण ही, ये 25 रॉड्स मारने के कारण ही ये सिर पे चोट आई है। पहला बोन ऑफ कंटेंशन। दूसरा, क्या ए का इंटेंशन बी को जान से मारने का था, मर्डर करने का था। अगर मर्डर करने का इंटेंशन था तो मर्डर तो हो नहीं पाया, तो ये 307 होगा। तो दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन क्या होगा, इंटेंशन ऑफ एक्यूज पर्सन। तीसरा, तीसरा कि क्या ये डेलिबरेटली किया गया एक्ट है या ऑन प्रोवोकेशन और सेल्फ डिफेंस में किया गया एक्ट है। चार्जेस लगाते समय मजिस्ट्रेट ये कहता है, आई मजिस्ट्रेट भानु सक्सेना इम्पोजिंग ए चार्ज ऑन यू that you have committed section 307 which is mentioned in the IPC that you have committed attempt to murder and आप पे ट्रायल चलाया जाएगा। उसी के साथ में वहीं पे एक बात होती है जो मैं तुमको बता चुका हूं, डू यू वांट टू कन्फेस इट, क्या आप इसको कन्फेस करना चाहते हैं। वो कहता है नो सर, मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं। मैं बात बता चुका हूं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन जाजू ने पूछा था मुझे, जहां तक ऐसे ध्यान आ रहा है। जज ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये तो अलग अलग सेक्शंस हैं। मैंने कहा था यार चार्जेस लगाते के साथ में ही बोलते हैं डू यू वांट टू कन्फेस इट। अगर वो कह देता है कि नो सर आई वांट टू डिफेंड इट, इट मींस एक पार्टी अफर्म करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है। तो अफर्मेशन एंड डिनाइल यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ को कहते हैं। एक पार्टी अफर्म कर रही है, प्रोसिक्यूशन में अफर्म कर रहा है, और एक्यूज कह रहा है कि नहीं सर आई वांट टू डिफेंड इट, मैं इसको डिनाई करता हूं। तब कोर्ट कहेगा एक पार्टी असर्ट कर रही है प्रोसिक्यूशन, एक पार्टी डिनाई कर रही है एक्यूज्ड।
चार्जेस लगाए गए हैं 307 के, चार्जेस हमारे द्वारा कंफर्म किए गए हैं 307 के। इसका मतलब ये है 307 परफॉर्म हुआ है, प्रोसिक्यूशन ऐसा कहता है, एक्यूज ये कहता है कि वी वांट टू डिफेंड इट, आई वांट टू डिफेंड इट। बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी। बोन ऑफ कंटेंशन में पहली चीज ये, जो रिपोर्ट आई है मेडिकल रिपोर्ट जिसके बेसिस पे कायमी की है, कायमी मतलब मामला जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन प्रमोट हुआ है, कायम करना कहते हैं, कायमी करना मतलब दर्ज कर लेना, जो कायमी की है वो सिर पे रॉड के कारण कायमी की गई है। तो सबसे पहले तो प्रूव करो भैया कि ये एक्यूज के एक्ट से ही आई है कि नहीं आई छोटे हैं। तो अगर ये प्रूव नहीं हो पाया तो बात ही क्या समझ आएगी। दूसरा, अगर एक्यूज के एक्ट से ये चोटें आई हैं तो क्या एक्यूज का इंटेंशन था इन चोट्स को पहुंचाने का, ये चोटें पहुंचाने का एक्यूज का इंटेंशन था क्या, तो क्या मर्डर करने का इंटेंशन था क्या। और अगर मर्डर करने का इंटेंशन अगर नहीं था, जैसे वो कह रहा आई वांट टू डिफेंड इट, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। कहता है कि सर ये प्रोवोक कर रहे थे, गाली बक रहे थे, ये मुझ पे पत्थर मार रहे थे, मैं बचता रहा, बार बार 20 पत्थर मारे, फाइनली मेरे हाथ में रॉड आई, सडनली प्रोवोक होके मैंने रॉड मार दी, तो कोर्ट कहेगा 25 रॉड। हाँ साहब 25 रॉड मार दी, मैं अपने कंट्रोल में नहीं रह गया, 25 रॉड मार दी, लेकिन मामला जो है मेरा वो सडन प्रोवोकेशन में आना चाहिए, और ये सेक्शन 335 का है मामला, 335 का मामला है ऑन सडन प्रोवोकेशन। कोर्ट कहता है लेट मी चेक, पहले तो हम बोन ऑफ कंटेंशन तो हम यही बना रहे हैं 307 के हिसाब से, हम एविडेंसेस लीड करेंगे, फिर देखेंगे कि चार्ज अल्टर करने होंगे तो हम चार्जेस को अल्टर कर देंगे। अभी 307 चार्ज लगा दिए गए हैं। बोन ऑफ कंटेंशन हमने जो बनाई वो एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें बता दी कि एज बीटिंग बी विद द रॉड, सेकंड इंटेंशन एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, या उसका इंटेंशन उसको डेथ कॉज करने का था जो कि अटेम्प्टेड रह गया। थर्ड, अगर और कोई रीजन है तो। अब यहां देखो, लॉ ऑफ एविडेंस का एक सेक्शन है बच्चों, सेक्शन 105, ये मैंने तुमको सेक्शन 5 बताया, सेक्शन 105, दोनों में 5 आता है। 5 में अगर एक्यूज ऐसा कहता है कि मेरा मामला जो है वो लेसर पनिशेबल ऑफेंस में कंसिडर होना चाहिए या एक्सेप्शंस में कंसिडर होना चाहिए, तो एक्यूज को ये पूरा मौका दिया जाएगा कि वो इस बात को प्रूव करे कि उसका मामला जो है वो लेसर सेक्शन में जाना चाहिए, लेसर पनिशमेंट वाले सेक्शन में जाना चाहिए या एक्सेप्शंस में जाना चाहिए। सेक्शन 105 कहता है कि अगर कोर्ट से कोई व्यक्ति असर्ट करता है कि उसका मामला एक्सेप्शंस में कंसिडर होना चाहिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो ये कहता है, तो इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होगा। एक्यूज के ऊपर किस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ है समझ लो। एक्यूज ये कहता है कि सर आई वांट टू एडमिट इट but don't want to confess it that I have not committing the offense which is mentioned in section 307, but मेरा मामला जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए अंडर सेक्शन 335 और सेक्शन 101। तो कोर्ट कहता है भैया प्रूव करो उस बात को। इसका मतलब है तुम आधा बात तो तुम कह चुके हो कि तुम कह रहे हो तुमने उस व्यक्ति को मारा है, इसका मतलब तुमने एडमिट तो कर लिया है, तुम आधा केस हार चुके हो एडमिट करके, तुमने ये कह दिया है कि तुमने उस आदमी को मारा है, लेकिन साथ में तुम ये कह रहे हो कि मैंने प्रोवोकेशन पे उस व्यक्ति को मारा है, सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति को मारा है। तो ये जो तुमने एडमिशन की है इसके रिगार्डिंग सेक्शन 105 में बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम एडमिट कर रहे हो। वो कह रहा है सर प्लीज नोट इट डाउन, मैं एडमिट कर रहा हूं, मैं कन्फेस नहीं कर रहा। ये जो चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं तो ये चार्जेस मैं कन्फेस नहीं कर रहा, मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैंने मारा, लेकिन सेक्शन 307 मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। मेरे ऊपर या तो सेक्शन 101 लगा दीजिए आप, और नहीं तो सेक्शन 335 में मैंने उस अपने आप को बचाने के लिए सडनली प्रोवोक होकर उस व्यक्ति को ग्रीवियसली हर्ट कर दिया। अब ये इस बात की बोन ऑफ कंटेंशन है। तो कोर्ट क्या करता है, ऐसे सेक्शंस में बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनाता है कोर्ट। ये जो थर्ड वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, थर्ड वाले में ये कहेगा
कि इज इंटेंशन टू कॉज और इज इंटेंशन टू इज इंटेंशन टू कॉज सेक्शन 307, क्या इंटेंशन था 307 का? तो यहाँ पे इंटेंशन को प्रूव डिस्प्रूव करना पड़ेगा। और वो कह रहा है साहब इंटेंशन कहाँ से आएगा, मैं सेल्फ डिफेंस में काम को कर रहा हूँ। जब सेल्फ डिफेंस पे इस काम को कर रहा हूँ तो सेल्फ डिफेंस में इंटेंशन नहीं होता है। सेल्फ डिफेंस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, इंटेंशन नहीं होता वहां पे। कोई व्यक्ति मुझे जान से मारने के लिए आता है तो मैं इंटेंशनली अपने आप को बचा नहीं रहा हूँ, ये मेरे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, ये मेरा रिफ्लेक्सिव है कि मैं अपना को बचाऊं। तो आप साहब इस गलत बोन ऑफ कंटेंशन बना रहे हो। तो कोर्ट कहता है डोंट बॉदर, हमने अपनी बोन ऑफ कंटेंशन में ये फैक्ट्स लिए हैं कि वो जो चोट आई है क्या इस रॉड के कारण आई है, दूसरा क्या एक्यूज का इंटेंशन मर्डर करने का था। तो यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा सब मर्डर करने का नहीं था, क्या करने का था, या तो सर 335 करने का था या मेरा मामला 101 में आईपीसी में कंसिडर होना चाहिए। तो कोर्ट कह रहा है डोंट बॉदर, हमारे जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसमें हमने ये बात बहुत ध्यान से तरीके से बना ली है। आपके ऊपर चार्ज लगाया 307 का, लेकिन हमने बोन ऑफ कंटेंशन जो क्रिएट की है वो ये है कि क्या ये चोटें रॉड से आई हैं, अगर रॉड से चोटें नहीं आई हैं तो 307 बनेगा ही नहीं आप पे। क्या आपका इंटेंशन मर्डर करने का था, नहीं था, अगर ये प्रूव हो जाता नहीं था तो आपके ऊपर 307 नहीं लगेगा। और जैसा आप कह रहे हो कि मेरा मामला एक्सेप्शंस में कंसीडर होना चाहिए, तो आप प्रूव कीजिए सेक्शन 109 में कि आपका मामला लेसर पनिशमेंट में क्यों आना चाहिए। आप कह रहे हो प्रोसिक्यूशन डिनाई कर रहा है, तो एक पार्टी फिर असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है। तो जब एक पार्टी असर्ट करती है दूसरी पार्टी डिनाई करती है तो उसको हम बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं, और इन्हीं बोन ऑफ कंटेंशन को हम लॉ ऑफ एविडेंस में फैक्ट इन इश्यू के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, चार्जेस लगाने के बाद में बोन ऑफ कंटेंशन कोर्ट क्रिएट करता है, और क्रिमिनल मामले में वेदर से नहीं बनते, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब सुनना, इस इलिस्ट्रेशन को जो मैं पढ़ रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। ए is tried for the murder of B. A tried for a murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. ये कोर्ट के सामने एक मैटर आया है, 173 की पुलिस रिपोर्ट आई है, उसको कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है मर्डर के रूप में। ए इज ट्राइड, ट्रायल कब चालू होगा, जब चार्जेस लग जाएंगे तभी तो ट्रायल चालू होगा, चार्जेस नहीं तो ट्रायल किस बात का। A is tried for murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. At A's trial, the following facts are in issue. First, A is beating B with the club. ये पहला बोन ऑफ कंटेंशन। दूसरा, A is causing B's death by such beating. And third, A's intention to cause B's death. ये चार्जेस लगाने के बाद में ये 3 बोन ऑफ कंटेंशन क्रिएट किए, लेकिन इस बोन ऑफ कंटेंशन का बेस क्या है, चार्जेस। ये जो फॉर्मेट जो तुम्हारे सामने दिख रहा है तुम सबको अपनी स्क्रीन पे, चार्ज विद 2 हेड्स, अगर किसी व्यक्ति ने साइमल्टेनियसली सेम ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा ऑफेंस किए हैं सेपरेट लॉज में या सेपरेट सेक्शंस में, तो और उनको कंसोलिडेट करके एक बड़ा ऑफेंस नहीं बना सकते, तो सेपरेट ट्रायल चलाया जाएगा। जैसे मैंने एक पिस्टल लेकर जाजू का मर्डर कर दिया, मर्डर जो है वो सेक्शन 302 आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन जो जिस रिवॉल्वर से मैंने मर्डर किया है या जिस राइफल से या जिस जिस मतलब जिस फायर आर्म से मैंने मर्डर किया है, वो फायर आर्म का यूज जो है वो आर्म्स एक्ट में पनिशेबल है। तो नेचर के हिसाब से हम 302 के साथ में 25 आर्म्स एक्ट का को क्लब तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक्ट अलग अलग हैं। तो ऐसे पर्सन पे 2 चार्जेस लगेंगे अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी
and under section 25 of Arms Act. अब देखो एक और बात सुनना, जिन अफेंसेस को हम बड़े अफेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हीं को कन्वर्ट किया जा सकता है, अननेसेसरी कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे मैंने चोरी की और चोरी की प्रॉपर्टी लेके मैं भाग रहा हूं, पुलिस वाले ने मुझे रोका, तो मैंने पुलिस वाले को स्लैप किया और स्लैप करने के बाद में मैं एस्केप कर गया स्टोलन प्रॉपर्टी लेकर। अब इस प्रकार के जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसको हम एक बड़े ऑफेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चोरी एक अलग ऑफेंस था और पब्लिक सर्वेंट को हर्ट करना एक अलग ऑफेंस था। तो इनको कैसे क्लब करोगे? इनको क्लब नहीं किया जा सकता। तो आपके ऊपर दो अलग अलग सेक्शंस में, आईपीसी में ही दो अलग अलग सेक्शंस पे चार्जेस लगेंगे, क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन में किए गए हैं। तो जब दो से ज्यादा एक्ट में या दो से ज्यादा सेक्शन में ऐसे चार्जेस जिनको हम क्लब नहीं कर सकते, जब ऐसे चार्जेस लगते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है आई, नेम ऑफ मजिस्ट्रेट, हेयर बाय चार्ज यू, नेम ऑफ एक्यूज पर्सन, एज बिलो। इसमें बी वाला पॉइंट देखो, ऑन अंडर सेक्शन 307 यू हैव कमिटेड अटेम्प्ट टू मर्डर। सेकेंडली, ये सेकेंडली लिखा हुआ है, दैट ऑन द सेम डे आपने पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियसली हर्ट कर दिया, सेम ट्रांजैक्शन में आपने दो ऑफेंस की। और नीचे देखो सी में लिखा हुआ है, एंड हियर बाय डायरेक्टेड दैट यू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन द सेड चार्जेस। चार्ज को लेकर एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूं। यह है चार्ज हाइपोथेसिस। जब किसी व्यक्ति पर चार्ज लगाए जाते हैं, तो मैंने तुमको अभी बताया कि चार्ज लगाए जाएंगे और चार्ज लगाने के बाद में बोन ऑफ कंटेंशन बनाई जाएगी, फैक्ट इन इशू क्रिएट किए जाएंगे। फैक्ट इन इशू उस चार्ज के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं, और ये जो चार्ज लगाना है, क्योंकि इसको अल्टर किया जा सकता है बिफोर द जजमेंट, 216 ऐसा कहता है, सेक्शन 216, कि जजमेंट सुनाने से पहले चार्जेस को अल्टर किया जा सकता है। लेसर पनिशेबल ऑफेंस से हायर पनिशमेंट के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, उसको उल्टा भी किया जा सकता है। लेकिन कब? जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए। कोर्ट किस बेसिस पे सेटिस्फाई होता है? उसकी नॉलेज के हिसाब से, एविडेंसेस के बेसिस पे। तो हाइपोथेसिस जो है, तुमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा, हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती हैं जो मैं तुमको बता चुका हूं। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दो प्रकार की हाइपोथेसिस होती हैं। तो हमेशा नल हाइपोथेसिस परफॉर्म करना चाहिए। और नल हाइपोथेसिस का मतलब क्रिमिनल मामलों में यह है कि हायर चार्ज लगाए जाएंगे। इस बात का अजम्पशन हायर चार्ज लगा के किया जाएगा, कभी भी कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज नहीं लगाए जाएंगे, मर्डर के चार्ज लगाए जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को इनोसेंट मानकर। तो यहाँ हाइपोथेसिस किस बात की है? चार्जेस लगाने का मतलब क्या है? 307 के चार्जेस इसलिए लगाए जा रहे हैं कि 307 के चार्ज लगाना नल हाइपोथेसिस का पार्ट है, और हम जब तक वो गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता, हम उसको इनोसेंट मानेंगे। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर टू रूल्स ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हाँ जी। सर ये जो मतलब अपन चार्जेस जो है बड़ा वाला लगाएंगे, मतलब सर ये हाँ हाँ एक कोर्ट की यूजुअल प्रैक्टिस है ना, या सर मतलब किसी मतलब जैसे सीआरपीसी में या कहीं पर दिया हुआ है ये? हाँ, क्या सेक्शन सर 71 है ना, मैंने इसलिए सेक्शन 71 बताया ना तुम लोगों को। 71 आईपीसी का सेक्शन 71, इसीलिए तो बताया तुमको।
हेलो, हाँ सर देख लो। अब देखो, तब तक जब तक कि जादू जी देख रहा है, जब चार्जेस लगाए और हाइपोथेसिस क्रिएट की, तो तुम लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, एक चीज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिसर्च में एक चीज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुमने जिन्होंने भी स्टेटिस्टिक्स पढ़ा है, तो तुमने वो बेल शेप कर्व पढ़ा है, बेल शेप कर्व पढ़ा है तुमने, मीन डेविएशन कहते हैं उसको। मीन डेविएशन में जो बेल शेप होता है, उस जो जहां वो बेल शेप खत्म होता है, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स किया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यह है कि जो बेल बनाओ, अपने दिमाग में बेल बनाओ, सेंटर में एक लाइन डालो, उससे 0 डिनोट कर दो, वो मीन है। अब -80 एंड +80 कर दो उस बेल शेप को, -80 +80, इसका मतलब है 0 से -80, 0 से +80। और ये जो 20-20 रह गए, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है रिसर्च में। ये इकोनॉमेट्रिक्स का मैटर है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 20-20, दोनों तरफ -20 +20। ये सर जो मेरे को -20 +20 है। सर मेरे को बार हाँ बार जी, कोई रिमूव कर रहा है। कौन, क्या नाम है बेटा आपका? श्रेया राठौर सर, मुझे 4 बार रिमूव कर दिया है किसी ने। बार बार बताओ रिमूव यार। कर रहा है। अच्छा, क्या करे यार बच्चे, अपना बड़ा ये तो चक्कर है। तो इसका मतलब ये है कि अपन को नई क्लास ही फ्रेम करनी पड़ेगी, जिसमें शायद अटेंडी वगैरह बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा अभी तक तो नहीं लगता था कि अपनी क्लास में कोई बच्चा इस प्रकार की हरकत कर रहा होगा। तो अच्छी क्लास है अपनी, बस क्या पता है। चलो आज का लेक्चर झेल लो बच्चों, अगली क्लास में इसको मैं नई क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, को अटेंडी बना देता हूँ, तो कोई कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत टाइम खराब होगा उसमें। खैर चलो देखते हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं मान रहे हैं तो। मतलब देखो किसी को कितनी मस्करी सूझ रही है नहीं अभी भी, कुछ जाता है, वो मूव करता है ना, कितना मजा आ रहा है किसी को। आज का लेक्चर वैसे भी खत्म हो चुका है, थोड़ी देर और सुन लो, फिर अपन बेटा अगली क्लास से अपन पक्का कर लेंगे इसको शेयर, है ना। यस सर। हाँ प्लीज बच्चों, वैसे तो लेक्चर ओवर हो चुका है, सुनना है सुन सकते हैं अपन, जिन लोगों को नहीं सुनना है वो लोग वो जा सकते हैं। क्या कह रहा था यार, पूरा 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 ही भूल जाता हूँ मैं। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्रिमिनल मामले में प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द मैटर अगेंस्ट एक्यूज पर्सन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यहाँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है ना, इसका मतलब ये है कि डाउट के बियॉन्ड प्रूव करो, अदरवाइज हम बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को दे देंगे और उसको हम इनोसेंट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट प्रूव नहीं करवा पाया। तो यहां देखना इस बात को, जैसे तुम लोग इसमें देख रहे हो, नल हाइपोथेसिस लेके चली जाती। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, किसी भी पर्सन को तब तक इनोसेंट माना जाएगा तब तक कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मैटर प्रूव नहीं होता है। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता क्या है, 50 से 75% के बीच में। बताया था मैंने तुमको, 50 से 75% के बीच में। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने की है, 25 की, 12.5, 12.5 प्लस माइनस। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि हम शुरू में एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फ्रेमिंग जो है रिसर्च में, वो हमारी बोन ऑफ कंटेंशन है, फैक्ट इन इशू है। हमारे दिमाग में हाइपोथेटिकली हमने एक सिचुएशन को एज्यूम किया, सिचुएशन को एज्यूम करने के साथ ही हमने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए। ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन क्रिएट करने के बाद में हम एविडेंसेस को लेते हैं,
और एविडेंसेस को इनकलकेट तब तक करते हैं जब तक कि जजमेंट सुनाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल उसके पास में, जज के पास में अवेलेबल नहीं हो जाता। लेकिन प्रोसिक्यूशन पे जिम्मेदारी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बियॉन्ड रिजनेबल डाउट इसको प्रूव करना है। अब अपन आते हैं वापस अपने मैटर पे। 2B चार्जेस मींस सिंगल हेड और मोर देन 2 हेड। तो तुमको इसका मतलब समझ में आ गया। हेड मतलब क्या? फॉर्मेट नंबर 32 में 1 हेड और सेकंड हेड जो दिया हुआ है तो 2 से ज्यादा हेड हो सकते हैं। हेड मतलब हेडिंग्स, हेडिंग्स मतलब सेक्शन। आईपीसी में सेक्शन का मतलब भी दिया हुआ है ना? आईपीसी हम पढ़ते हैं तो आईपीसी में सेक्शन 50 में लिखा हुआ है, सेक्शन 50। सेक्शंस का मतलब क्या है? डेफिनेशन के ऊपर लगे हुए नंबर्स को हम सेक्शन कहते हैं आईपीसी के हिसाब से। और अगर उसका कोई नाम रख दिया थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, तो वो उसका उस सेक्शन का नाम हो जाता है। कुछ ऐसे क्रिमिनल लॉज हैं जिनमें उस जो ऑफेंस है उसका कोई नामकरण नहीं हुआ है। कुछ ऐसे लॉज हैं जिनमें नामकरण नहीं हुआ है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 11। सेक्शन 11 ये कहता है कि जो सेक्शन 7 और 8 में प्रोहिबिटेड है, अगर कोई सब्सिक्वेंटली ऐसा एक्ट करता है तो सेक्शन 11 में पनिशमेंट दिया जाएगा। अब ये तो कोई हेडिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्शन 11 सेक्शन 7 और 8 के बारे में बता रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यहाँ अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का चार्ज लगाना है तो उसमें आप सेक्शन 11 तो कह दोगे, लेकिन सेक्शन 11 का कोई नामकरण नहीं किया गया है। तो आप क्या पूरा सेक्शन आप उसको पढ़ के बताओगे कि व्हाट इज सेक्शन 11? सेक्शन 11 मींस यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 and 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड ऑन प्रीवियस ऑकेजन यू हैव कमिटेड द सेम ऑफेंस, दैट इज व्हाई आपको हायर चार्ज के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा है। 216 में चार्जेस को जो है वो पनिशमेंट सुनाने से पहले अल्टर किए जाएंगे और सेक्शन 11 में पनिशमेंट दिया जाएगा। ये तो अपन ने आज केवल चार्ज के बारे में डिस्कशन किया है। ये अपन ने चार्जेस को लगाए जाने के बाद में बोन ऑफ कंटेंशन को केवल समझा है, चार्ज अभी शुरू ही नहीं किया है मैंने। आईपीसी के अंदर जो चार्ज मेंशन किया गया है वो सेक्शन 2B में चार्ज दिया हुआ है, जैसे तुम लोग देख रहे हो। और चार्ज जो है वो डील किया गया है सीआरपीसी में सेक्शन 211 से लेकर सेक्शन 224 तक। ये चार्ज को पूरा डिफाइन किया गया है, मतलब डिस्क्राइब किया गया है। और इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि चैप्टर 17 है चार्ज का, सेक्शन 211 टू सेक्शन 217। इसमें ये फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस के बारे में दिए हुए हैं। और सेक्शन 218 से 224 ये ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। तो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे सेम अलग अलग ऑफेंस को उठाओ और एक बड़ा ऑफेंस बना दो, ये भी ज्वाइंडर ऑफ चार्ज होता है। सेम ट्रांजेक्शन में किए गए हैं तो मोर देन 2 हेड्स में अलग अलग चार्ज लगाने पड़ेंगे। कितने सारे चार्जेस का ट्रायल एक साथ चला सकते हैं? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं और दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में अलग अलग ऑफेंसेस परफॉर्म हुए हैं। जैसे सुबह एक्स नाम का लड़का वाई नाम की लड़की के घर में घुसता है और फादर को के साथ में बदतमीजी करता है और ये कहता है कि आई विल किल यू। उसके भाई के साथ में भी उसका झगड़ा होता है। ये सुबह का ट्रांजेक्शन हो गया। 2 ऑफेंस, मोर देन 2 ऑफेंस हुए। वहां पे लड़की की जो मॉडेस्टी है वो आउटरीच की, हाउस ट्रेसपास किया गया, फादर के साथ में अब्यूज किया गया, ब्रदर के साथ में सिंपल हर्ट किया गया। ये मॉर्निंग का ट्रांजेक्शन। इवनिंग को फिर वो लड़का दोबारा उसी लड़की के घर में आता है और फादर को गोली मार देता है। ये सेकंड ट्रांजेक्शन। ऑफेंसेस कौन कौन से कमिट हुए शाम के ट्रांजेक्शन में? मान लो हाउस ब्रेकिंग या लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, मर्डर, है ना, और मॉडेस्टी। ये 3 ऑफेंस शाम के ट्रांजेक्शन। अब देखो जो सुबह वाला ट्रांजेक्शन है
उसमें 3 ऑफेंसेस जो 4 ऑफेंसेस कमिट हुए सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट थे, उनका ट्रायल एक साथ चलना चाहिए। शाम को जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका ट्रायल अलग से चलना चाहिए। लेकिन इन दोनों ट्रांजैक्शन को कंबाइन करके भी 2 अलग अलग चार्जेस को भी सेम ट्रायल चला के ये सभी चार्जेस अलग अलग डील किए जा सकते हैं। लेकिन सीआरपीसी का एक सेक्शन है जो मैंने तुम लोगों को बताया, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं वो किसी भी हालत में जो मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट की औकात के दुगने से ज्यादा नहीं होंगे और किसी भी हालत में 14 ईयर्स से ज्यादा का जो है वो ऑफेंस गेट टेन्योर नहीं होना चाहिए। तो सर एक बहुत बार सारे प्लीज रिपीट करते हैं। सर एक बार प्लीज रिपीट कर हाँ? दीजिए। अच्छा, सर एक रिपीट बार कर रहा हूँ। प्लीज ये जो आपने बोला ना टाइम पीरियड पूरा ये रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मैं हाँ कर रहा हूँ जज, है ना, कर रहा हूँ। देखो सीआरपीसी में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऑफेंसेस का चाहे वो सेम ट्रांजैक्शन के हों, चाहे वो सेम ट्रांजैक्शन के कई ऑफेंसेस हों, चाहे वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के कई ऑफेंसेस हों, उन सब का ट्रायल साथ में किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कुल मिला के इस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं क्यूमुलेटिवली उनका जो पनिशमेंट है वो उस मजिस्ट्रेट जो चार्जेस लगा रहा है उसके पनिशमेंट देने की कैपेसिटी से ट्वाइस दुगने से ज्यादा नहीं होगा। जैसे सीजेएम, तो सीजेएम 7 साल तक की सजा दे सकता है, तो सीजेएम अगर अलग अलग ऑफेंसेस का साथ में ट्रायल चला रहा है तो उनका क्यूमुलेटिव जो पनिशमेंट है 14 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, पहली बात। या फिर किसी भी हालत में अगर वो सीजेएम नहीं भी है, कोई दूसरा मजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो किसी भी हालत में क्यूमुलेटिव ऑफेंस जो है वो 14 साल से ज्यादा का एक ट्रायल में साथ में ट्रायल नहीं किए जाएंगे। बट सर जैसे इसमें तो मर्डर भी था, तो सर मर्डर में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मतलब आता है सर, तो उसको हम इसमें गिनेंगे सर, क्यूमुलेटिव में लेंगे उसको। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। अब सुनना, अगर वो मर्डर है तो मजिस्ट्रेट चार्ज लगा ही नहीं रहा। मजिस्ट्रेट देखो आईपीसी में सेक्शन 190 में मैंने क्या कहा, कॉग्निजेंस कौन लेगा, मजिस्ट्रेट। चार्जेस कौन लगाएगा, मजिस्ट्रेट, तभी तो मामला कमिट करेगा। ठीक है, तो यहां पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है। मजिस्ट्रेट कौन होता है, सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है सीजेएम, तो सीजेएम 7 साल तक का ही होता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है मर्डर का कोई ऑफेंस है तो इस प्रकार का ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो इस मामले में वो चार्जेस लगा देगा और चार्जेस लगाने के बाद में उसको कमिट कर देगा सीजेएम साहब। अब सीजेएम क्या सर जो वो कमिट तो सर्कमस्टेंस, करेगा, बट सर वो हाँ कमिट तो हाँ, कर देगा, बट सर वो चार्जेस 14 साल से ऊपर वाले आ जाएंगे ना वापस, वही तो चीज रहेगी सर। तो ट्रायल अगर वो साथ में चला रहा है तो सर 14 साल से ऊपर की पनिशमेंट तो यहाँ पे हो ही गई है, तो सर क्या वो चार्जेस लगा सकता है ऐसी कंडीशंस में भी? अच्छा तुम ये पूछ रहे हो कि 14 साल से ज्यादा का हो ही गया है तो क्या वो कर सकता है? हाँ सही कह रहे हो तुम। तो इस मामले में बात ध्यान रखो कि ये जो थ्योरी है, ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूं तुम लोगों को, ये जो मजिस्ट्रेट की जो परमिशन वाली जो थ्योरी है, इसमें उस मजिस्ट्रेट की जो कैपेसिटी है वो डिसाइड की गई है। इसमें मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि मामला एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो मामला कमिट कर देगा और कमिटल के बाद में उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। कमिटल के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। इसीलिए चैप्टर 18 जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, चैप्टर 18, तो चैप्टर 18 में जिस मजिस्ट्रेट ने जो चार्जेस लगाए हैं मर्डर के, वो चार्जेस केवल कमिटल के लिए लगाए हैं, लेकिन उन चार्जेस का कंफर्मेशन 228 में होगा। यहां पर मजिस्ट्रेट चार्जेस लगा रहा है ट्रायल चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मजिस्ट्रेट चार्जेस लगा रहा है कमिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 228 सेक्शन पढ़ना तुम, 228 में लिखा हुआ है
if after such consideration and the hearing as aforesaid, the judge is of opinion that there is a ground for presuming, यहाँ पे देखो assumption, presuming that accused has committed an offense, तो वो 228 में यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन जब चार्ज लगाएगा तो सेक्शन 28 के हिसाब से 228 में सेक्शन 28 के हिसाब से वो कितने भी चार्जेस एक साथ लगा सकता है, वहां कोई लिमिट नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन की। ये लिमिट्स केवल मजिस्ट्रेट के लिए है, लेकिन मजिस्ट्रेट उन मामले के लिए जिसमें वो मजिस्ट्रेट ट्रायल चलाएगा अंडर चैप्टर 19, लेकिन कमिट करने के लिए चार्जेस तो कोर्ट ऑफ सेशन ही फ्रेम करेगा 228 में। मजिस्ट्रेट तो केवल कमिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्जेस फ्रेम करके कमिट कर देंगे। हेलो जी सर। हाँ, तो 220 यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो मर्डर का चार्ज लगाता है ना जाजू, वो मैंने तुम लोग को उस दिन भी बताया था कि वो केवल कमिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज लगाता है, लेकिन उन चार्जेस का कंफर्मेशन 228 में जाके ही होता है, और वहां पर कोई ऐसी लिमिट नहीं है। वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन जितने चाहे उतने चार्ज लगा सकता है, क्योंकि वहां डबल ट्रिपल और 14 साल की कोई थ्योरी काम नहीं करती। सर तो यहाँ पर जो जैसे अपन बोला था कि एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, जो सर सेक्शन 177 लगता है उसमें, तो सर ऐसी जगह पर सर अभी जैसे ये वाला जो केस है अपन ने के सुबह जो है वो धमकी दे के गया और शाम को वो गोली मार के चला गया, सर दोनों में क्यूमुलेटिव सर 14 साल से ऊपर का हो रहा है। तो यहाँ पर जो केस है सर इसमें चार्ज जो है आफ्टर कमिटल ही लगेगा ना, कि सर यहाँ पर जो थ्योरी है टाइम लिमिट की वो सीजेएम की चार्ज लगाने के बाद में कमिटल से की जो थ्योरी है सर उससे बड़ी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तुम्हारी बात। तो मैं अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ, ये बात सही है तुम लोगों की। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई मामला मर्डर का हो गया, जैसे मेरे एग्जांपल में शाम को अंकल का मर्डर कर दिया था, है ना, अगर उसको मर्डर मत करो, उसको अब ग्रीवियस हर्ट कर लो या सिंपल हर्ट कर लो, सिंपल हर्ट, है ना, सिंपल हर्ट कर लो, मर्डर मत करो उसको। तो अगर मान लो इस वाले इलिस्ट्रेशन में शाम को फिर लड़की के घर में घुसा लड़का और उसने उसको सिंपल हर्ट कर दिया फादर को, तो यहाँ दो ट्रांजेक्शन। अब देखो इस मामले में कोई घबराने वाली बात नहीं जाजू। अगर देखो अगर किसी अफेंस का क्यूमुलेटिव जो है वो पनिशमेंट 14 साल से ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाएंगे, आप उसको दूसरा क्रिमिनल नंबर असाइन करके अपने ही कोर्ट में दूसरी तारीख लगा लो उसकी। तो सुबह वाले ट्रांजेक्शन के लिए एक अफेंस हो गया 14 साल का, और शाम वाले ट्रांजेक्शन के लिए 14 साल का एक अलग अफेंस हो गया। तो दोनों उसी कोर्ट में चल सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, लेकिन दो अलग अलग केस नंबर के नाम से चलेंगे, एक साथ ट्रायल नहीं होगा बस। सर इसमें एक डाउट है। हाँ बोलो यार। सर इसमें अगर हम देखें कि जो फर्स्ट वाला था, मतलब मॉर्निंग वाला जो केस था, मॉर्निंग, हाँ, उसके अंदर अगर उसके अंदर हाँ हेलो, हाँ हाँ उसके अंदर बोलो सर, उसके अंदर अगर मजिस्ट्रेट के पास वो केस गया है और वो मजिस्ट्रेट के पास जाके, मतलब मान लेते हैं कि 6 साल तक की सजा है, मतलब फर्स्ट क्लास के पास जाके, और 6 साल की सजा है, और उसके बाद जो नाइट वाला है उसके अंदर सजा है 15 साल की, मान, हाँ ठीक है मान लो सर। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ सर किसी ने रिमूव कर दिया था। अब सुनो, तुम्हारी बात का जवाब दे देता हूं मैं। इसके बाद का जवाब ये है कि 6 साल के लिए अलग से ट्रायल चलेगा, 14 साल के लिए अलग से ट्रायल चलेगा, और 1 साल के ऑफेंस के लिए अलग से ट्रायल चलेगा। अच्छा, 6 साल, 6 साल, 6 साल, 6 साल, 6 साल, 6 साल, है ना, समझ गए? और मतलब 3 साल वाला चलेगा, 6 साल वाला चलेगा सर हमारे पास इसमें जेएमएफसी में।
हाँ जेएमएफसी में, और उसके दूसरा बाद वाला और- भी 6 साल, अगर उसी कोर्ट में चल रहा है जेएमएफसी में 6 साल, हाँ, तीसरा अच्छा वाला भी 6 साल, और चौथा वाला 3 साल। 6 6 6 18। हाँ तो 2 बचे ना सर। हाँ तो 2 बच्चे, चलो 2 मान लो, 2। वैसे तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि हर चीज का चार्ज अलग अलग ट्रायल चलना चाहिए, लेकिन सुविधा का नियम यह है जब एक्यूज को सरकारी खर्चे पे जेल से लाया हो, एक्यूज आया है, प्रोसिक्यूशन आया है, विटनेस कंबाइंड हो सकते हैं, तो अलग अलग ट्रायल चलाएंगे तो विटनेस भी दुखी होंगे, सरकार का भी ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो ये सुविधा का नियम है कि जिन मामलों को आप कंसोलिडेट कर सकते हो उनका ट्रायल साथ में चला लो, ताकि नंबर ऑफ केसेस रिड्यूस हो और एक्सपेंडिचर लेसर हो। और वैसे तो हर मामले का ट्रायल सेपरेट चलाया जाना चाहिए, लेकिन साथ में ट्रायल कर सकते हैं। ओके सर। सेक्शन 31 और पढ़ना तुम लोग, ठीक है, सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी।